मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण 1885 से 1915 ईसा। राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण थे समकालीन आंदोलनों का प्रभाव। इस समय स्पेन तथा पुर्तगाल के दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों के स्थान पर नए राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो रहे थे। यूरोप में भी यूनान तथा इटली के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने सामान्य रूप से तथा आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम ने विशेष रूप से भारतीयों को प्रभावित किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा लाला लाजपत राय ने मैजिनी तथा उसके तरुण इटली आंदोलन पर व्याख्यान दिए एवं लेख लिखे। इल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड रिपन के समय 1884 ईसा में इल्बर्ट बिल को लेकर एक विशेष समस्या खड़ी हो गई। रिपन ने इसके प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा, जो जातिगत अहंकार की भावना से प्रेरित था। लॉर्ड रिपन ने इस बिल के माध्यम से जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थताएं समाप्त करने का प्रयास किया। यूरोपियनों ने अपने जातिगत अहंकार के कारण इस बिल का संगठित होकर सशक्त प्रतिरोध किया। फलस्वरूप वायसराय को पीछे हटना पड़ा। इस प्रतिरोध के दो प्रभाव हुए। एक तो अंग्रेजों के जातीय अहंकार के विरुद्ध भारतीयों में एकता की भावना का विकास हुआ तथा दूसरा भारतीयों को संगठित होकर विरोध करने का मंत्र मिल गया। राष्ट्रवाद के उद्भव में साहित्य की भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, विष्णु शास्त्री चिपलंकर, लक्ष्मीदास बेजबरुआ, सुब्रमण्यम भारती आदि राष्ट्रवादी साहित्यकारों की रचनाओं ने लोगों में राष्ट्रवाद के बीज बोए। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के अतीत को गौरवान्वित किया तथा ब्रिटिश शासन व्यवस्था की शोषणकारी नीति को उजागर किया। कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। बंगाल में स्थापित इस तरह के संगठनों में 1836 ईसा में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा अग्रणी संस्था थी, जिसने सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं सुधार कार्यों के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र दिया। 1836 ईसा में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। कांग्रेस के गठन से पूर्व के राजनीतिक संगठनों में इंडियन एसोसिएशन 1876 ईसा एक महत्वपूर्ण संगठन था। इंडियन एसोसिएशन के नेताओं ने अपने एसोसिएशन को अखिल भारतीय रूप देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अनेक कारणों से सफल न हो सके। अखिल भारतीय सम्मेलन की भावना जागरूक भारतीयों में बहुत दिनों से काम कर रही थी। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन के प्रयत्नों से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की पूर्णतः सफल न होने पर भी इसका अपना महत्व था। यह भी राष्ट्रीय नेताओं को एक मंच पर लाने तथा संयुक्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की ओर पहला कदम था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन 1885 ईसा में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जबकि उसी दिन बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो रहा था। इसी कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में भाग नहीं ले सके। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठनों में से किसी की भी राजनीतिक स्वाधीनता की कोई भी संकल्पना नहीं थी। अंग्रेजी सरकार से मुक्ति पाना उनका उद्देश्य नहीं था। वे प्रायः बड़े जमींदारों, व्यापारियों अथवा थोड़े से अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के संगठन पर थे। फिर भी अंग्रेज की इन पूर्वगामी संस्थाओं ने देश के विभिन्न भागों में राजनैतिक चेतना जगाने का अनोखा कार्य किया। 1885 ईसा में जिस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस की स्थापना हुई, उसका पथ प्रशस्त करने में इन संस्थाओं का विशेष योगदान था। कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 ईसा कलकत्ता में। संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव। इसके उद्देश्य थे जमींदारों के हितों की रक्षा करना, संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाना। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। दूसरा,
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1883 ईसा कलकत्ता। इसके संस्थापक थे जॉन थॉमसन प्यारी चंद्र मित्र। इसके उद्देश्य थे अंग्रेजों के अधीन भारत के लोगों की वास्तविक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा उसका विस्तार करना, लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाना एवं राजनैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। तीसरा था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1881 ईसा कलकत्ता। इसके संस्थापक थे राजेंद्र लाल मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष, राधाकांत देव अध्यक्ष थे। इसके उद्देश्य थे भारत के लिए राजनीतिक हितों की मांग करना। इसने कंपनी के कुछ सुझाव कंपनी के नए चार्टर में इसने ब्रिटिश संसद से अपील की कि उसके कुछ सुझाव कंपनी के नए चार्टर में सम्मिलित किए जाएं, जैसे लोकप्रिय उद्देश्य वाले पृथक विधायिका की स्थापना, उच्च वर्ग की नौकरशाही के वेतन में कमी, नमक कर, आबकारी कर एवं डाक शुल्क की समाप्ति। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईसा लंदन। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। उद्देश्य था भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईसा पूना। इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे, जीवी जोशी। इसका उद्देश्य था सरकार एवं जनता के मध्य सेतु का कार्य करना। इंडियन लीग 1875 ईसा कलकत्ता। इसके संस्थापक थे सुशील कुमार घोष। इसके उद्देश्य थे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईसा कलकत्ता। संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। इसके उद्देश्य थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण एवं जमींदार समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। राजनैतिक कार्यक्रम हेतु भारतवासियों में एकता, सिविल सेवा प्रणाली में सुधारों की मांग। मद्रास महाजन सभा 1884 ईसा मद्रास। इसके संस्थापक थे वी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। इसके उद्देश्य थे स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईसा बॉम्बे। इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, के.टी. तेलंग। इसके उद्देश्य थे सरकारी पद पर भारतीयों की नियुक्ति, भारत में सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित कराना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह सम्मेलन पहले पूना में आयोजित होना था, लेकिन वहां हैजा फैल जाने के कारण इसका आयोजन बम्बई में किया गया। ह्यूम 1885 से 1906 ईसा तक अंग्रेज के महासचिव रहे। कलकत्ता के प्रमुख वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष चुने गए। इसी अधिवेशन से इस परंपरा की स्थापना हुई कि अध्यक्ष का चुनाव सम्मेलन स्थल वाले प्रांत के बाहर से होना चाहिए। अध्यक्ष के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया, जिनमें से प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह एदलजी वाचा, काशीनाथ तैलंग, वी राघवाचारी, एन.जी. चंद्रावरकर, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, एस. सुब्रमण्यम आदि। कांग्रेस के उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसके निम्नलिखित उद्देश्य बताए। साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के हित के लिए कार्यरत संजीरा कार्यकर्ताओं में व्यक्तिगत निष्ठा तथा मित्रता बढ़ाना, सभी देश प्रेमियों में सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत मेल जोल द्वारा सभी जातीय, धर्म या प्रांत संबंधी पक्षपात को दूर करना और राष्ट्र को उन भावनाओं की ओर बढ़ाना तथा दृढ़ करना जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में विकसित हुई थी।
भारत के शिक्षित वर्गों के परिपक्व विचारों का अधिकृत निरूपण, जो कि वे समकालीन सामाजिक समस्याओं के बारे में रखते हैं, उन उन रीतियों का निश्चय करना जो राजनीतिक चेतनाओं को सार्वजनिक हित में आने वाले समय में करनी है। कांग्रेस की स्थापना का मिथक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अनेक मिथक प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि ए.ओ. ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देशन, मार्गदर्शन एवं सलाह पर ही इस संगठन की स्थापना की, जिससे कि वह उस समय भारतीय जनता में पनपते बढ़ते असंतोष को हिंसा के ज्वालामुखी के रूप में फूटने से रोका जा सके और असंतोष की वाष्प को बिना किसी खतरे के बाहर निकालने के लिए सुरक्षित, सौम्य, शांतिपूर्ण और संवैधानिक निकास या सुरक्षा वाल्व उपलब्ध कराया जा सके। इस सिद्धांत के जनक लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने ह्यूम के जीवनी काल विलियम वेडरबर्न के कथन को आधार बनाकर वर्ष 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। कालांतर में वामपंथी आर.पी. दत्त, दक्षिणपंथी एम.एस. गोलवलकर, उदारवादी सी.एफ. एंड्रूज ने भी कांग्रेस की स्थापना के सरकार का हाथ माना। कांग्रेस की स्थापना का सच। सिर्फ यह कहना कि कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा वाल्व के रूप में की गई थी, यह एक गलत तथा अधूरा सत्य होगा। इस समय जो भारतीय लोग एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे, वे नए सामाजिक तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तथा अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण के विरुद्ध थे। उन्होंने ह्यूम का साथ इसलिए दिया क्योंकि वे अपनी प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए सरकार के संदेह का पात्र नहीं बनना चाहते थे। यदि ह्यूम ने कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहा, तो प्रारंभिक कांग्रेस के नेता इसे त्वरित चालक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। इस संबंध में गोपाल कृष्ण गोखले का वर्ष 1913 का वक्तव्य उल्लेखनीय है। कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। यदि कोई भारतीय इस प्रकार का अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने के लिए आगे आता भी, तो सरकारी अधिकारी उसे अस्तित्व में नहीं आने देते। कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का दृष्टिकोण। कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का रुख प्रारंभ में सहयोगपूर्ण था, परंतु कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता ने अंग्रेजों को इसका विरोधी बना दिया। 1886 में डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कलकत्ता में एक स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस के सदस्यों को प्रतिष्ठित अतिथि कहा गया। मद्रास के अधिवेशन 1887 ईसा के बाद डफरिन और अन्य ब्रिटिश शासक कांग्रेस के खिलाफ हो गए। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता के खिलाफ फूट डालो एवं राज करो की नीति का अनुसरण किया। इसके लिए सर सैयद अहमद खां तथा राजा शिव प्रसाद जैसे लोगों को कांग्रेस विरोधी आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। 1890 ईसा से सरकार इसकी स्पष्ट रूप से विरोधी हो गई। इसने यह घोषणा की कि सरकारी अधिकारी कांग्रेस से किसी प्रकार का संबंध न रखें। 1857 ईसा में राजद्रोहात्मक भाषणों एवं कार्यवाहियों पर अंकुश रखने करने के विचार से इंडियन पीनल कोड में धारा 124 तथा धारा 153 जोड़ा गया। कांग्रेस के बारे में टिप्पणियां। डफरिन, वह जनता की उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। कर्जन, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अश्विनी कुमार दत्त, 3 दिन का तमाशा। विपिन चंद्र पाल, याचना संस्था। कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संपादित आंदोलन को कार्यदल एवं नीतियों के आधार पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईसा। दूसरा, उग्रवादी चरण वर्ष 1905 से 19 ईसा। पहला उदारवादी चरण वर्ष 1885 से 1905 ईसा। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना तथा अपनी मांगों को प्रतिवेदनों
भाषणों, लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, दीन शाह वाचा आदि प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादियों ने अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ईसा में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। वर्ष 1888 में डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उदारवादियों की नियमबद्ध प्रगति में आस्था थी। उन्होंने क्रांतिकारी आकस्मिकता परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैधानिक रास्ता अपनाया। उनका मानना था कि इससे वे एक और जन जागरण एवं जन शिक्षा का विकास कर सकेंगे, वहीं अंग्रेजों को भी समझा सकेंगे कि भारतीय जनता की मांगे न्याय संगत हैं। उन्होंने अपने कार्यक्रम को ऐसे मुद्दों से दूर रखा जिसके एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध खड़ा हो जाए। सामाजिक सुधार का मुद्दा इनकी कार्यसूची में नहीं था। उदारवादी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने तथा उनके सुदृढ़ होने के पक्षधर थे। उदारवादियों का इंग्लैंड में प्रचार। ह्यूम, दादा भाई नौरोजी एवं विलियम वेडरबर्न आदि नेताओं का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंग्लैंड से अधिक प्रचार किया जा सकता है। इस कारण इंग्लैंड में विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई एवं पत्र पत्रिकाएं निकाली गई। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए। 1887 ईसा में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1888 ईसा में दादा भाई नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की। 1889 ईसा में कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनी जिसने इंडिया नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1890 ईसा में कांग्रेस की ओर से भेजे गए एक प्रतिनिधिमंडल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी, ह्यूम सदस्य थे। उदारवादियों के इन प्रयासों से इंग्लैंड में भारतीय जनमानस से सहानुभूति रखने वाले एक गुट का निर्माण हुआ। 1879 ईसा में लाल मोहन घोष को सिविल सेवा में भारतीयों की नियुक्ति की मांग हेतु लंदन भेजा गया। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867 की स्थापना मेरी कारपेंटर ने लंदन में की थी। 1889 ईसा के कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रैडला उपस्थित थे। इनकी अधिक रुचि के कारण लोग इन्हें भारत के सदस्य के लिए रूप में संबोधित करने लगे। उदारवादियों की मांग। उदारवादी चरण में नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता की मांग नहीं बल्कि भारतीयों के लिए कुछ रियायतों की मांग रखी। साथ ही उदार विधान परिषदों का विस्तार, उच्च सरकारी अधिकारियों में अवसर, इंग्लैंड तथा भारत में IAS की परीक्षा आयोजित कर सिविल सेवा का भारतीयकरण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, प्रेस एवं भाषण पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना, विदेशियों में बसे भारतीयों की सुरक्षा, सैनिक खर्च में कटौती, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति, नमक कर समाप्त करना, गृह भार, होम चार्ज में कमी, उत्पाद शुल्कों की समाप्ति, भारत में कुलियों के साथ दुर्व्यवहार की समाप्ति, वन कानून एवं प्रशासन द्वारा उत्पन्न किए गए कष्टों का निवारण, कारखानों में श्रमिकों की स्थिति सुधारना, देसी उद्योगों को बढ़ावा देना, आर्म्स एक्ट रद्द करने जैसी मांगों को रखा गया। उदारवादियों की उपलब्धियां। आलोचकों ने इस समय की उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं की उपलब्धियों की आलोचना की है। उनका मानना है कि इनके प्रयत्नों से कोई विशेष तात्कालिक लाभ नहीं हुआ। उदारवादियों की नीति को भिक्षावृत्ति की नीति कहकर खिल्ली उड़ाई गई। लाला लाजपत राय का उदारवादियों के संबंध में वक्तव्य है, 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने की असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन जिस परिस्थिति में उदारवादियों ने यह कार्य किया उस युग को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनकी प्रमुख उपलब्धियां थीं: एक राजनैतिक मंच का निर्माण, राष्ट्रवाद की भावना जगाना, लोगों को राजनैतिक रूप से शिक्षित करना, 1892 ईसा का भारत परिषद अधिनियम पारित होना, भारतीय व्ययों की जांच के लिए बेल्वी समिति की नियुक्ति, 1886 ईसा में लोक सेवा आयोग की बहाली, 1893 ईसा में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत एवं लंदन में साथ साथ परीक्षा किए जाने का विधेयक पारित किया जाना, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विश्लेषण आदि थे।
उदारवादियों की सीमाएं। आंदोलन का अपनी पैठ आम जनता तक नहीं बना सका। उसका कार्यक्रम पढ़े लिखे अभिजनों तक ही सीमित रहना, अर्थात उनके आंदोलन का सामाजिक आधार संकीर्ण रहना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सुधार संबंधी हस्तक्षेप से इनकार करना, प्रारंभिक नीतियों अनुनय विनय प्रतिवेदन भाषण लेख आदि तक सीमित रहना, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा एवं उनकी न्यायप्रियता में ब्रिटिश विश्वास करना आदि उदारवादियों की प्रमुख सीमाएं थी। दूसरा, उग्रवादी चरण। वर्ष 1906 से 1919 ईसा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही भारतीय जनता में राजनीतिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। उदारवादियों के प्रयास का कोई अधिक सफल निष्कर्ष नहीं निकला। उधर औपनिवेशिक शोषण भी जारी रहा। अंततः नरमपंथी धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोने लगे। ऐसी स्थिति में एक नया नेतृत्व उभरा, जिनका रुख अधिक संघर्षशील और अधिक उग्र राष्ट्रवादी भावना में विश्वास रखता था। इनकी मांगें आमूल परिवर्तनवादी थीं। आंदोलन के इस चरण में एक ओर उग्रवादी तथा दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों ने नेतृत्व संभाला। 1893 ईसा में अरविंद घोष ने अपना नाम दिए बिना कांग्रेस बम्बई में प्रकाशित समाचार पत्र इंदु प्रकाश में कई लेख लिखकर कांग्रेस की इस नीति की कड़ी आलोचना की। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय प्रमुख थे। उग्रवाद की उदय के कारण थे अंग्रेजी राज्य की प्रकृति की समझ। आरंभिक काल के नेताओं ने आंकड़ों से यह सिद्ध किया कि अंग्रेजी राज तथा उसकी नीतियां ही भारत की दरिद्रता का मूल कारण है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपने विख्यात लेख पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए इनको भारत की दरिद्रता का मूल कारण बताया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दूसरे विख्यात आलोचक R.C. दत्त थे। इन्होंने अपनी विख्यात पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। R.C. दत्त और G.V. जोशी ने अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था का ठीक ठीक मूल्यांकन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह स्पष्ट किया कि सेनाओं की भर्ती में अंग्रेजों की कथनी और करनी में बहुत अधिक अंतर है। इन्होंने सैनिक और सैनिक पदों पर ऊंचे ऊंचे वेतन, गृह शासन के बढ़ते व्यय, भेदभावपूर्ण आयात निर्यात नीति और दूरदर्शी भूमिकर नीति, भारत के औद्योगिकरण के प्रति उदासीनता, भारतीयों को अच्छे पदों और सेवाओं से वंचित रखना आदि मुद्दों को उठाया। इससे अंग्रेजी शासन का वास्तविक स्वरूप सामने आया। सरकार की दमनकारी नीतियाँ। 1897 ईसा में तिलक एवं अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर कारावास दिया गया। 1898 ईसा में भारतीय दंड संहिता में 124A तथा 156A जैसे दमनकारी कानून जोड़े गए। वर्ष 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया गया तथा इसी समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 1904 द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। 1868 ईसा के पश्चात जापान एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा, जिससे भारतीयों के अंदर ऐसी भावना जगी कि बिना पश्चिमी सहायता के भी एशियाई देश आर्थिक विकास कर सकते हैं। 1896 ईसा में इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय तथा वर्ष 1905 में जापान के हाथों रूस की हार ने यूरोपीय श्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की और जापान के क्रांतिकारी आंदोलनों तथा दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध ने भारतीयों को यह विश्वास दिला दिया कि अगर जनता एकजुट और बलिदान के लिए तैयार हो तो शक्तिशाली निरंकुश सरकारों को भी चुनौती दे सकती है। विचारकों का योगदान। इस काल के कुछ महान भारतीय विचारक एवं नेता जैसे स्वामी विवेकानंद, तिलक, अरविंद घोष आदि ने भी लोगों को उग्रवाद के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, कमजोरी पाप है और कमजोरी मृत्यु है। हे भगवान, हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। स्वामी विवेकानंद ने आगे लिखा, भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत प्राय है। देश की तूफानी दौड़ करते हुए लोकमान्य तिलक ने कहा कि नरमपंथी देश को अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकते, अतः लोगों को देश की आज़ादी के लिए गर्म दल का भरोसा करना चाहिए।
लोकमान्य तिलक ने शिवाजी को स्वराज प्राप्ति का आदर्श मानकर 1893 ईसा में शिवाजी महोत्सव एवं गणपति महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया तथा शिवाजी की तुलना गणमदल तथा कांग्रेस के उदारवादियों की तुलना शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले से की, जो सदा अपने पुत्र को दक्कन के शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान के विरुद्ध हथियार न उठाने की सलाह दिया करते थे। तिलक के लोगों को अपना भाग्य विधाता स्वयं बनने की सलाह दी तथा वे अपनी सभाओं में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तथा अनुनय विनय नहीं युयुत्साह का नारा दिया करते थे। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। प्रशिक्षित नेतृत्व। वर्ष 1905 तक ऐसे नेतृत्व का विकास हुआ जिन्होंने पीछे के राजनीतिक आंदोलनों तथा संघर्ष के नेतृत्व संबंधी बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर लिए थे। यह नेतृत्व इस आंदोलन को एक उच्चतर राजनीतिक स्तर तक ले जाने में सक्षम था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही कुछ भिन्न राजनीतिक विचारधारा और कार्यनीति वाले राष्ट्रवादियों के नए दल का कांग्रेस के अंदर ही उदय और विकास हुआ। कई कारणों से 19वीं सदी के अंत में यह दल, जिसे गरम दल कहा जाता है, बड़ी तेजी से बढ़ा। इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लोकमान्य तिलक थे। इसके अलावा राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे नेता इसका प्रतिनिधित्व करते थे। उदारवादियों तथा उग्रवादियों में अंतर न सिर्फ विभिन्न तरीके अपनाने में था, वरन कई दृष्टियों से उनमें आधारभूत अंतर था। पद्धति एवं कार्य। राष्ट्रवादियों उग्रवादियों तथा उग्रवादियों का राष्ट्रवाद भावुकता से परिपूर्ण था। राष्ट्रवाद की एक प्रेरणादायक धारणा में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जैसे सभी आदर्शों का समावेश था। तिलक ने इस बात का विरोध किया कि एक विदेशी सरकार जनता के निजी जीवन में हस्तक्षेप करे। तिलक ने 1891 ईसा के विवाह अधिनियम 1881 और के प्रथम फैक्ट्री एक्ट का भी विरोध किया। अरविंद घोष ने हिंदू प्रकाश समाचार पत्र में न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, बूढ़े आदमी के लिए नई लालटेन नामक निबंध में उग्रवाद की क्रमबद्ध व्याख्या की। तिलक ने भी मराठा एवं केसरी के जरिए उग्रवादी विचारों का प्रचार शुरू किया। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया था। उग्रवादी और उदारवादी के उद्देश्य के संबंध में कोई खास मतभेद नहीं था, परंतु मुख्य मतभेद साधनों पर था। उग्रवादी राजनीति आत्म सहायता, बहिष्कार एवं निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति पर आधारित थी। विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया तथा लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर करारा प्रहार किया। उग्रवादियों के अनुसार स्वतंत्रता के लिए स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उदारवादी के मतों में अंतर थे। उदारवादी के मत थे बुद्धिजीवी तथा शहरी मध्यम वर्ग से सहयोग प्राप्त करना, सामाजिक समानता की मांग इस आधार पर की कि वे ब्रिटिश सरकार की प्रजा हैं। इंग्लैंड के निवासियों से अपील की और अपने विश्वास का आधार ब्रिटिश इतिहास और अंग्रेजी राजनैतिक विचारधारा को बनाया। अनुनय विनय, संवैधानिक तरीकों का प्रयोग। स्वदेशी के पक्षधर लेकिन बहिष्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के पक्षधर नहीं थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया एवं राजनीति को धर्मनिरपेक्ष रखा। उग्रवादी के मत थे निम्न मध्यम वर्ग, विद्यार्थियों तथा किसानों एवं मजदूरों का सहयोग प्राप्त था। सामाजिक समानता और राजनैतिक स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार माना है। भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण की और धार्मिक देशभक्ति को बढ़ावा दिया। स्वदेशी, बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे माध्यमों का प्रयोग उदारवादियों की अनुनय विनय की नीति को राजनैतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। हिंदू गौरव के पुनरुत्थान पर विशेष बल दिया।